नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर अनिश मोहम्मद विद द सब्जेक्ट। आई होप बच्चों आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। कुछ ही समय के बाद आपका एग्जाम है, सो आई थॉट कि जो लेटेस्ट सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो काफ़ी समय पहले ही वेबसाइट पर आया था, उसे सॉल्व करने का ये सही समय है, क्योंकि आपका सिलेबस भी पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है लेक्चर्स कंप्लीटली देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा बेटा, तो चाणक्य नीति या दबंग सीरीज आप कहीं पर भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे या यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो आपको मेरी बहुत ही ज़बरदस्त धुरंधर काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी। कई वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिस पर मैंने 3 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा जो है डेरिवेशन कंप्लीट करा दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियोस जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए, बिकॉज जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो 100% परसेंटेज लाना कंपलसरी है। और नीट के स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज करने की आदत लगी है, तो थ्योरी की आदत नहीं है बेटा। लिखेंगे कैसे? अगर आप ढंग से नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आज डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आप इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा बेटा। एंड साथ ही जो बच्चे बोर्ड्स में डरे हुए हैं, नीट वाले बच्चे तो मेरा कोर्स ऑलरेडी जानते हैं कि एसएसपी विद्यापीठ पर नीट का फिजिक्स का पूरा एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चल रहा है। बट अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, देखो अब ये दिसंबर खत्म होने वाला है बेटा। ये वीडियो जब भी आपको मिल रहा है ध्यान से सुनिए मेरी बात। सिर्फ 35 आवर्स में आपको लूंगा, सिर्फ और सिर्फ 35 घंटे। यानी अगर आप नॉन स्टॉप 10 दिन भी बैठ जाएंगे तो मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखने के साथ साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स का खत्म हो जाएगा। विद कॉन्सेप्ट की क्लैरिटीज, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन सब कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे अंडर माई गाइडेंस। तो ये जो कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा 35 डेज का, 35 आवर्स का, वो है अवेलेबल ऑन एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर भी है, आप कनेक्ट करके शुक्ला सर से बात कर सकते हैं। बाय द वे शुक्ला सर आपको मैथ्स भी करा देंगे। तो एक छोटा सा अमाउंट है, वो पे करते ही बेटा आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है एसएसपी विद्यापीठ पर। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए बेटा, तो ऑफिशियल सैंपल पेपर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा बेटा, जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले सवाल है उन्हें कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज उसके बिना जो है आपके मार्क्स कैसे लिखना है पेपर में, क्या करना है, वो सब अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मैं बस चैट हैंडल कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन है। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, इफ अ चार्ज होलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। तो एक होलोस्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ये होलोस्फीयर और ये कैसा है बच्चा, तो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है सर। कहता है कि एल्यूमिनियम का एक कॉपर का, तो ये एल्यूमिनियम का है, ये कॉपर का है, इक्वल रेडियस। तो बच्चा इसका रेडियस जो है वो इक्वल है, रेडियस आपका इक्वल है। आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों ही इक्विलिब्रियम के स्टेट पर है। इक्विलिब्रियम के स्टेट पर होने का मतलब है कि दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है। एंड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2। करेक्ट, यही होता है चार्ज का। अब जरा देख लेते हैं, बोथ द स्फीयर्स हैविंग इक्वल चार्ज, करेक्ट है। अगर वोल्टेज आपका सेम है तब उसका चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज अगर कांस्टेंट है ना, तो V इज इक्वल टू बेटा आप ऐसे समझिए Q बाई C। और C बराबर क्या होता है, तो C इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन R। कहाँ से आता है, तो C बराबर Q बाई V, V बराबर KQ, एंड देन ये कटा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन R। तो बेटा अगर आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ रहा है, V इज इक्वल टू Q बाई C, और C के जगह पर आपने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन R, तो रेडियस वगैरह तो सब सेम है, इसीलिए दोनों का ही चार्ज पर क्या, दोनों स्फीयर पर क्या होगा, इक्वल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल, यस करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगला सवाल क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत 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 ही प्यारा सवाल है। और सीबीएसई ने अपना लेवल जो है 2025 में काफ़ी अपलिफ्ट किया था बच्चों, और इस साल भी पेपर सैम्पल पेपर का आप देखोगे तो लेवल काफ़ी अच्छा है। दिस इज वन ऑफ देम। ये जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है वही ये कर पाएगा। कहता है कि कॉइल है n टन्स का इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायमीटर d। कॉइल कंटेन्स n टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो एक इस तरीके से समझिए कि तार जो है इस तरीके से लपेटा गया है, ऐसे। ठीक है, और कॉपर वायर, ये जो वायर है, तार है बच्चा, इसका जो डायमीटर है ना,
वो आपको दे रखा है, दैट इज अ स्मॉल टी। तार की जो मोटाई है, डायमीटर, वो अपने को दे रखा है, एंड रेजिस्टिविटी इस तार की कितनी दे रखी है, रो दे रखी है। वाउंड ऑन अ सिलेंडर, ये सिलेंडर पर लपेटा गया जिसका डायमीटर कैपिटल डी है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल कॉपर, तो यहां पर इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। अब यही ध्यान दीजिएगा, रो एज इट इज, एरिया आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, किसकी एरिया, दो दो डायमीटर दिया है तो तार की एरिया, तो तार की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो आर बराबर क्या होगा आपका डायमीटर बाई 2, लेकिन बड़ा डायमीटर ले लोगे तो गलत, क्योंकि तार का जो डायमीटर है बच्चा वो डी है, इसीलिए यहां पर आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब लेंथ सोच के देखो, अगर 1 टर्न्स होता तो वायर का लेंथ कितना होता, सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, अगर 1 टर्न्स होता तो यहां पर देखिए 2 इंटू आर डायमीटर, और किसका डायमीटर, तो तार उतना ही लंबा होगा जितना ये डायमीटर होगा। तो डायमीटर की लंबाई कितनी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो 2 इंटू आर क्या होता है बच्चा, दैट इज डायमीटर। लेकिन टर्न्स कितने हैं, एन, तो एन पाई डी, ये मेरा लेंथ हो गया, ये एन हो गया, पाई हो गया, एंड देन डी हो गया, ये कट गया बच्चा। सो 4 रो एन डी बाई डी स्क्वायर। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये सवाल देखिए, अब इसमें अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो फिर आप कर ही नहीं सकते। फेजर डायग्राम में देख के पता चल रहा है वोल्टेज की तरफ जा रहा हूं, तो वोल्टेज में क्लॉकवाइज गया तो वोल्टेज मेरा लैग कर रहा है, और करंट की तरफ जाऊंगा तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है, आंटी हमेशा लीड करती है। सोच के देखो, करंट लीड करने वाला सर्किट कौन सा होता है, CCL। आप हमारा देख सकते हैं बच्चा, जो वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पर आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, वो भी आपको मिल जाएगा। तो CCL कैपेसिटर में करंट लीड करता है, राइट, पढ़िए अब। अच्छा, कैपेसिटर वाला सर्किट है ये, तो कैपेसिटर में XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, तो 2 पाई FC होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इंक्रीज्ड, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC डिक्रीज होगा, देन द इंपीडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीज। बिल्कुल सही बैठ गया। पहली बात हमने क्या पकड़ी, कि ये डायग्राम देख के पता चला कि कैपेसिटर है सर्किट में, और वो भी बताऊं ओनली कैपेसिटर है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर करंट यहां होता, वोल्टेज यहां होता, तो वो इंडक्टर हो जाता, तब आंसर कुछ और आता। तो पहली बात हमने पकड़ा कैपेसिटर से, कैपेसिटर का XC हमें पता है, जिसको हम इंपीडेंस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये घटेगा और ये घटेगा, तो फिर पहला आंसर सही बैठ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रेडियो वेव्स एंड गामा। बेटा ये ज्ञान आधारित प्रश्न है, और आप मेरे को अगर फॉलो करते हो, लगातार देखते हो, तो मैंने हमेशा बताया है बच्चा, हमेशा बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एकदम आपके चैप्टर में लास्ट में एप्लीकेशन, उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। सवाल नीट में भी बनेगा, जे में भी बन जाता है, और आप देख रहे हो CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी है। वैसे जनरल बात है कि जब हम रेडियो से गामा की तरफ जाते हैं तो गामा की एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है बच्चा। जैसे एक्सरे, गामा के पहले एक्सरे होता है, तो एक्सरे की ताकत बहुत ज्यादा, तभी तो आपके हड्डियों का पिक्चर लेकर के क्लियरली बता देती है ना कि कहां पर फ्रैक्चर है, तो ताकत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और E बराबर HF होता है, तो एनर्जी ज्यादा है। आप पढ़िए, एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव इज लेसर देन दैट ऑफ गामा। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ज्ञान आधारित प्रश्न, करेक्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, दिया गया है CBSE में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये JEE मेंस एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए सवाल क्या कहता है बच्चा। अ ग्लास प्रिज्म हैज इंटरनल एंगल्स ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्रीज, आप देख सकते हैं 45 डिग्रीज दे रखा है, और एक एंगल 90 डिग्री है, सो दिस इज नोन एज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। द ग्लास हैज अ क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल हमें दे रखा है बच्चा, क्या हम क्रिटिकल एंगल से इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं? जी सर, बाहर का मीडियम कुछ नहीं है तो हवा है, और ये ग्लास मीडियम है, तो वी कैन फाइंड ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ साइन C इज इक्वल टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेयर मीडियम आपकी कितनी है, 1, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता,
डेंसर का नहीं पता, साइन सी हमें पता है C45 है, क्रिटिकल एंगल दे रखा है ना बच्चा 45, तो 1 में म्यू डी। तो देखो मुझे डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया, तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना है। क्यों निकाल रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। अभी एमसीक्यू है लेकिन है बहुत शानदार। क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स डिपिक्ट्स द पॉसिबल पाथ ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, कि इनमें से कौन सा सही है। तो अब हमें एक एक करके सारे केसेस पर जाना पड़ेगा और सारी कंडीशंस को मैं अप्लाई करता हूं। मैं एक आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप सेकंड थर्ड फोर्थ पे वैसे ही सोचिएगा। जरा पहले वाले डायग्राम को जूम कर लेते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। यस, तो बेटा ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री कह रहा है, हालांकि 90 डिग्री जैसा दिख नहीं रहा है तो मुझे मजा नहीं आया। बाबा स्वयं बनाएंगे। चलो आओ देखो, अब सही थोड़ा दिख रहा है। अभी लग रहा है ना 90 डिग्री, करेक्ट बच्चा, ये 90 डिग्री दिख रहा है। यहां से एक लाइट रेज आ रही है, वो एग्जैक्टली ऐसे आ रही है, ठीक है। ये लाइट आई, करेक्ट। तो ये लाइट अगर आई तो इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, नॉर्मल का मतलब जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसने यहाँ पर कितना एंगल बनाया, अब हमें वो चेक कर लेना है। तो ये वाला एंगल तो बेटा 45 है, कंफर्म है। अगर ये 45 है तो देखो यार ये भी 45 है, तो ये भी कितना हुआ 45 हुआ। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। तो अगर मेरा थीटा आई 45 डिग्री है जो कि एंगल ऑफ क्रिटिकल ही है, तो क्या टी आई आर होगा? नहीं। टी आई आर होने का मतलब ये उसी मीडियम में चला जाता, ये उसी मीडियम में क्या होता, चला जाता। बट टी आई आर नहीं होगा क्योंकि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो इस जगह पर हम स्नेल का नियम लगा देते हैं बेटा। ऐसे ही बाकी केसेस में भी आप सोचिएगा बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो अगर हम यहां पर स्नेल का नियम लगाएं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही आप करते थे, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। बेटा n1 कितना है 1, sin 45 रूट 2, ये भी कितना है रूट 2, एंड देन sin थीटा 2। तो sin थीटा 2 आया 1/2, तो थीटा 2 कितना डिग्री, sin 30 होता है ना 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो लाइट रेज है वो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, बट ये सीधी नहीं जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन होगा 30 डिग्री पर। और बाहर का मीडियम कौन सा है बच्चा, रेयर, और अंदर का मीडियम कौन सा है, डेंसर। हम ये ट्रिक जानते हैं, आपको बताते हैं, आप मेरे लेक्चर्स अगर देखोगे बेटा तो आपको याद आ जाएगा। जब भी लाइट रे ट्रेवल करे रेयर से डेंसर तो हमेशा बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन की तरफ ये बेंड हो जाएगी, कितने डिग्री से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये बेटा आपका इस तरीके से, ये वाला जो एंगल है ये, इसको मैं यहां लिख देता हूं, वो 30 डिग्री है, करेक्ट। हम उसे ही 30 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री। तो अब ये लाइट यहां आ गई, अब यहां पर एक और नॉर्मल आप बना दीजिए, ये आपने नॉर्मल लाइन बनाया। अब मुझे ये वाला एंगल ढूंढना है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करना है। अच्छा देखिए ये ऑलरेडी कितना था 90, तो 90 + 30 120 हो गया, ये पूरा 120, ये 45 120 और 45 कितना 165, तो ये आपका 15 डिग्री हुआ। तो ये आपका कितना 75 डिग्री हुआ, क्योंकि टोटल 90 होता है। अच्छा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 है या 75 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा 75 डिग्री है, जो कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। अब यहां कंडीशन फुलफिल हो गई, टी आई आर होने के लिए, क्या बेटा टी आई आर होने के लिए हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए।
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर TIR होगा। पक्की बात है, होगा, हाँ होगा। तो अब कितने पर जाएगा, तो कितने पर जाएगा तो आप इसको फिर से निकाल सकते हैं कि ये, अब देखो रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि TIR हुआ, तो TIR होने का मतलब है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होने का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन होने का मतलब है ये एग्जैक्टली बच्चों 15 डिग्री पर ऐसे चली जाएगी। ये 15 होगा और ये वापस 75 होगा। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। फिर से जब वो यहां पर आएगा तो यहां पर आप एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे और ये वापस इसी कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट बाहर चला जाएगा। आप चेक करके देख लेना, ये वाला एंगल बिल्कुल इसके जैसा ही आएगा, 30 डिग्री आएगा, एक आपका 45 डिग्री होगा, बिल्कुल ऐसे ही बाहर जाएगा। तो ये इस तरीके से पाथ को रिट्रेस करेगा। यहां TIR हुआ और यहां वापस TIR नहीं होगा, आप बेटा चेक करके देख लेना, क्योंकि यहां पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 45 डिग्री होगा। और नॉर्मल लाइन ये है ना, नॉर्मल लाइन ये है, तो ये वाला एंगल बच्चा निकल जाएगा। नॉर्मल लाइन, हाँ ये 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से 45 डिग्री के बराबर है। तो TIR यहां नहीं हुआ लेकिन यहां हुआ है, ठीक है, तो इस पाथ में हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे ही बच्चों आप ऑप्शन नंबर बी को भी चेकआउट कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिएगा, ट्राई योरसेल्फ, और कमेंट कीजिएगा, अपना आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही देते हो। BCD में फॉलो ही नहीं होगा। जैसे इन्होंने यहां पर पॉइंट किया, यहां निकालोगे तो यहां पर TIR नहीं होना चाहिए था, बट TIR हो गया, तो ये गलत आएगा। तो आप चेकआउट करके देख लेना, पहला आंसर करेक्ट है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चा आपके टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी से। द लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट, पहली बात तो डिफ्रैक्शन है, पता चल रहा है, क्योंकि डिफ्रैक्शन में ही ये वेव पैटर्न होता है। इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज व्यूड ऑन अ स्क्रीन। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। Resulting diffraction pattern is viewed on a screen. The graph shows the variation of the intensity with distance on the screen. मतलब बच्चा अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो स्लिट का विड्थ जो होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट का विड्थ। जितना ज्यादा हमारा स्लिट का विड्थ बढ़ेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगा, और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो I प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी भी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए इन तमाम जगहों के अंदर ये आपका यहां पर जो डॉट लाइन है, आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग हो गया हमारे एडिटर की तरफ से। लेट मी बी वेरी क्लियर बच्चों, एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यस बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। तो ये देखते हैं, मुझे समझ में आ गया था सवाल, क्योंकि ये IPMT में सवाल था। अब आप देख लीजिए CBSE जबरदस्त तरीके से अपना लेवल अपलिफ्ट कर चुकी है, तो मुझे क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है। ये मिसिंग था, हमारे एडिटर ने मिसिंग कर दिया, इस डायग्राम के साथ ये अटैच्ड है कि विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज कीपिंग इंटेंसिटी सेम। अगर हम विड्थ बढ़ाते हैं, स्लिट की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ती है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर। और ग्राफ के अंदर बच्चों ये जो 4 ऑप्शन दिया, इसमें जो डॉट लाइन है वो ओरिजिनल वाली इंटेंसिटी को बता रहा है, ओरिजिनल इज गिवन विद द डॉटेड लाइन। तो ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए था, ये ओरिजिनल था, और ये अभी वाला आया है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए ये तो खैर पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न में यहाँ पर इस तरीके से चलता है, ये थोड़ा सा ऐसे चलता है, इंटेंसिटी सेंटर ऑफ मैक्सिमा पे सबसे ज्यादा होती, फिर कम होती, फिर कम होती, लेकिन ये पैटर्न सीधा सीधा ऐसे दिखा रहा है, तो ये गलत है। और वैसे भी एम्पलीट्यूड इसमें चेंज नहीं हुआ है। यहाँ देखिए ये पैटर्न ही गलत है। पैटर्न बेटा इस तरीके का पैटर्न होता है, सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, ऐसे कंटिन्यू पाथ चलता रहता है, तो ये भी गलत है। अब यही सही है, क्योंकि ओरिजिनल वाला जो था वो इतना था, और अब देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से एम्पलीट्यूड आपका बढ़ चुका है। तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला सवाल भी। Which of the following transition correspond to the emission of the radiation of the maximum wavelength? बेटा maximum wavelength के लिए E बराबर HF HC बाई लैम्डा। अगर हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो तो हमारा एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए।
यानी इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल से कूदेगा, ऑर्बिट से कूदेगा और जिसमें जाएगा, उनके बीच गैप कम होना चाहिए। अब आपको याद होना चाहिए पहला वाला -13.6, दूसरा -3.1, ये -1.51, ये माइनस में 0.85, फिर लास्ट में आपका इन्फिनिटी पर 0 हो जाता है। तो जितना आप ऊपर जाइएगा, जितना ऊपर, एनर्जी का गैप कम होता चला जाएगा। तब आप देख सकते हैं कि अगर हम तीसरे से दूसरे में कूदे तो इन दोनों के बीच में सबसे कम एनर्जी है। ये तो गलत हुआ, तो बेटा ये फोर्थ वाला ही आंसर है, करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत अच्छा को सवाल था। एक और सवाल लेते हैं, अगला सवाल। द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप लिया इस तरीके से इसमें से करंट फ्लो कर रही है। अब देखिए, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये जो मेरा थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट इज मेकिंग द फील्ड लाइंस लाइक दिस, क्लोज लूप। ऐसे क्लोज लूप बना रहा है बच्चा, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लोज लूप बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, करेक्ट। ओके, तो यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये देखिए क्या सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। अब एक चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे इसके एक्सिस पर फेंका, तो क्या चार्ज पार्टिकल एक्सिस से जब ऐसे गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है? हाँ सर, हालांकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये इधर है, थीटा 190 है, तो क्या मैग्नेट का फोर्स लग सकता है? नहीं सर, 180 हो या फिर साइन 0 हो, दोनों ही 0 कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा चार्ज पार्टिकल को। दैट्स वाई वो जितने भी तरीके से, जिस भी स्पीड से चल रहा था, वह एज इट इज होगा, because there is no force, there is no acceleration, so velocity remains constant. The acceleration of the charged particle will depend on the velocity, galat. The acceleration of the charged particle will depend on the magnitude of the current, galat. The acceleration of the charged particle will depend on the radius of the coil, galat. And the charged particle will move with the constant velocity is perfect answer. क्यों? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर आप करंट भी चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में नहीं आते हैं, इसलिए अगर आप भटक रहे हो तो यू कैन ज्वाइन माय बैचेस। 35 आवर्स के अंदर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट्स आर अलाउड टू फॉल फ्रीली वन थ्रू अ वर्टिकल सोलेनॉइड। ये भी आपकी नीट का क्वेश्चन है बच्चा, ये नीट में भी आया है और जेई में भी आया है। तो दो मैग्नेट को गिराया गया है बच्चों ऐसे, वन थ्रू वर्टिकल सोलेनॉइड ऑफ 20 मीटर मेड अप ऑफ कॉपर, एक कॉपर का है, एंड अनदर इन द एयर थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, और दूसरा जो है हवा में गिराया गया है। टू स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट्स आर अलाउड टू फॉल फ्रीली वन थ्रू अ वर्टिकल सोलेनॉइड। तो वर्टिकल सोलेनॉइड 20 मीटर मेड अप ऑफ द कॉपर, अनदर इन द एयर थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, दूसरे को जो है सेम वर्टिकल डिस्टेंस से गिराया। तो जो कॉपर का बना हुआ है बच्चा, जब वो नीचे आ रहा होगा तो लेंजेस लॉ लगेगा, हवा वाले में लेंजेस लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें करंट फ्लो कर सकती है, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। तो ये वाला थोड़ा स्लो हो जाएगा जब नीचे आ रहा होगा तो, और ये वाला फ्री फॉल करेगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कंडक्टर करंट नहीं बना सकता है, कंडक्टिंग करंट इसमें नहीं है, तो इट विल टेक मोर टाइम। द टाइम टेकन बाय द टू मैग्नेट्स टू फॉल विल बी सेम इन बोथ, गलत। मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग इन द एयर, गलत। मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलेनॉइड, तो जो सोलेनॉइड वाले से गिर रहा है, सोलेनॉइड से होते हुए जा रहा है मैग्नेट, उसमें ऐसा हो जाएगा। EMF will be induced in the solenoid due to the motion of magnet through it, as per Lenz law, बताया आपको कि वो उसके मोशन को अपोज कर देगा। चलिए, द EMF जनरेटेड बाय एन AC जनरेटर, बहुत अच्छा सवाल है। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, आपके NCERT का सबसे लास्ट एग्जाम्पल, वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ, एग्जैक्टली नहीं है। Where omega is angular frequency, what will be the EMF if the angular frequency is double? V is equal to Vm sin omega t। जल्दबाजी मत कीजिए बच्चा, Vm is equal to NAB omega and then sin omega t। मैं इसे डबल कर दूं तो ये भी तो डबल हो ही रहा है, तो बेटा ये पहले वाला मैक्सिमम वोल्टेज यानी 2V नॉट एंड देन साइन 2 ओमेगा टी, ये आंसर आएगा। जल्दबाजी में बच्चा क्या करेगा, Vm sin ओमेगा टी में ओमेगा देखेगा, बट वो ये देखेगा नहीं, गलत हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर आएगा 2v0 sin 2 ओमेगा टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको पढ़ाया मैंने कि डेंसिटी नेवर डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बिकॉज डेंसिटी इज ऑलमोस्ट 2 × 10⁻17। तो कोई भी आप न्यूक्लियाई ले लीजिए डेंसिटी सेम आता है, इसलिए रेशियो 1:1 आएगा। क्योंकि डेंसिटी अगर आप निकालोगे भी तो मास बाई वॉल्यूम होगा। टोटल मास नंबर अगर ए है, एक का मास m है न्यूक्लियन का, तो am हुआ 4/3 पाई r का क्यूब। एंड लुक बच्चों, r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 का क्यूब, क्यूब ये कट गया तो r नॉट क्यूब एंड देन a आया। ये देखो a से a मर गया, m/4/3 पाई r नॉट का क्यूब। दिस इज वन न्यूक्लियन का मास विच इज प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन 1.6 10⁻27 kg। ये 1.1 फर्मी होता है। सॉल्व करते हैं बेटा तो ये ऑलमोस्ट 10⁻17 kg पर मीटर का क्यूब आता है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी यहाँ पर होता, चाहे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसका मास नंबर से नीचे कट ही जाता तो आंसर आपका कांस्टेंट आता। तो आंसर इज 1:1। न्यूक्लियर डेंसिटी डजंट डिपेंड ऑन द मास नंबर। चलो अगला सवाल, व्हेन वी मूव मैग्नेटिक कंपास, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं एक अच्छा सा सोलेनॉइड बना है, बट हमारे एडिटर ने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है, मैं बता देता हूँ। इस तरीके से डायग्राम है। तो बेटा इसमें से जब करंट फ्लो होगी ऐसे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगी। ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा, बिकॉज आप अपनी 4 उंगलियां करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये मैग्नेट का एक्सिस पॉइंट हुआ, और ये मैग्नेट का क्या हो गया, इक्वेटर पॉइंट हो गया। ये मैग्नेट का एक्सिस पॉइंट और वो वाला इक्वेटर पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को P से Q पर लेके जाएंगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल। पहले ये सोचिए कि एक मैग्नेटिक निडल को अगर आप यहां रखोगे तो एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहां जो डायरेक्शन होगा वो यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड अलग है। ये वाली एक्सिस वाली का फॉर्मूला क्या है, μ0 2m/4 पाई x का क्यूब, और यहां कितना होता है इक्वेटर पर, ये होता है μ0 m/4 पाई x का क्यूब, एग्जैक्टली आधा होता है। प्लस बच्चों यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। देखिए कैसे, अगर हम एक्सिस पर चले जाएं तो एक्सिस पर ये वाले पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ड्यू टू सोलेनॉइड। यहां चले जाइए तो सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे 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 इस तरीके से जा रही है, मतलब इधर इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर था, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों अपोजिट हुआ ना, मैग्नीट्यूड भी आधा हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन अगर यहां थोड़ा तेज कर रहा था तो वहां थोड़ा कम करेगा और डायरेक्शन बदल जाएगा। गलत है, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट P and Q विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही डायरेक्शन अपोजिट हो गया। चलिए सही सवाल था क्या, हाँ बी आंसर है। अब ये देखिए 13 to 16 अच्छे सवाल होते हैं, असर्शन रीजनिंग बिल्कुल नीट और जेई से इंस्पायर्ड है। पहला सवाल बहुत ABCD इस तरीके से आपको देना होता है, हम लोग को तो याद हो चुका है क्योंकि पढ़ाते हैं दिन भर, यही चलता है। तो अगर आपको लगता है कि असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तब आप ऑप्शन ए देंगे। असर्शन रीजन सही बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी देंगे। असर्शन गलत है, असर्शन सही रीजन गलत है तो सी देंगे, और बोथ असर्शन रीजन फॉल्स है तो डी दे देंगे। पहला सवाल, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है -13.6/n² एंड देन EV होती है, तो असर्शन ट्रू, ये सही है, ये ट्रू। द कंसेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एनर्जी में इसका क्या रोल है, नहीं। तो देखिए क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी असर्शन सही है, रीजन भी सही, लेकिन रीजन का कोई लेना देना नहीं असर्शन से, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हो गए। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर द वायलेट कलर। द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर मान लो हम ग्लास से एयर में जाते हैं तो जो क्रिटिकल एंगल है, सबसे पहले वो सोचो कैसे निकालते हैं क्रिटिकल एंगल, तो sin c इज इक्वल टू 1/n। अच्छा n बराबर क्या होता है बेटा, तो n बराबर होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम विच इज कांस्टेंट, और ये क्या होता है f इंटू लैम्डा, मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गया।
तो कहता है कि मिनिमम फॉर द वायलेट कलर, क्या वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है, सॉरी असर्शन सही है। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर, बिल्कुल गलत हो गया, देन द लाइट ऑफ द अदर कलर्स, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर, गलत। रेड का सबसे ज्यादा होता है ना, आप ये जानते हो, VIBGYOR, रेड को हम दूर से पहचान लेते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 700 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये सबसे कम होता है, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट। अगला सवाल, टू लाइट सोर्सेस एमिटिंग वे ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट, गलत। कोहेरेंट सोर्स की शर्त क्या है? कोहेरेंट सोर्स की शर्त है बच्चों की एक ही सोर्स हो और वो भी सेम फ्रीक्वेंसी का हो और उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, वो कोहेरेंट सोर्स होता है। इसीलिए YDSE के अंदर एक लाइट से वेव्स निकलती है, फिर उसको दो छोटे छोटे होल से पास आउट कराते हैं, जिसको हम लोग स्लिट बोलते हैं। तो कोहेरेंट की कंडीशन ये है। अब आप थ्योरी अच्छे से पढ़े नहीं है तो आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे, तो असर्शन गलत है। टू लाइट सोर्स एमिटिंग वेव हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स, ये भी गलत है, दोनों ही गलत हो गया। फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में होना चाहते हैं दे मस्ट बी कोलिनियर, तो वो कोलिनियर होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। सही है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि इसको हम देखें तो इसको ये बुला रहा है ऐसे, इसको ये बुला रहा है ऐसे, तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ना बेटा। बट अगर यही ऐसा होता तो इस पर इसकी वजह से फोर्स यहां आता, इस पर इसकी वजह से फोर्स यहां आता, तो एक और चार्ज मुझे यहां नेगेटिव चाहिए ताकि इन दोनों के रिजल्टेंट को काउंटर कर सके, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। वन ऑफ 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन रेस्ट ऑफ द 2, ये बात भी सही है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है सेकंड वाले ऑप्शन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन, अब यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो जहां मुझे आवश्यकता लगेगा मेरा एक्सप्लेनेशन मैं वो दूंगा, अदरवाइज CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर में जो मार्किंग स्कीम है बेटा मैं आपको वो बताते चला जाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ध्यान रखिए बच्चा, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स के सवाल में आपको कैसे लिखना है, खास करके नीट वाले बच्चे सुने, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो जानते हैं, हालांकि बोर्ड वाले बच्चे भी सुने। तो सबसे पहले आपको डेटा लिखना होगा जो गिवन है, गिवन डेटा, ऐसे हेडिंग मार के पेंसिल से बढ़िया से गिवन डेटा या ब्लैक पेन से आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करेंगे बच्चा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स, मतलब एग्जामिनर गलत भी हो रहा होगा तो भी आपका पूरा मार्क्स नहीं कट करेगा। एम्पलीट्यूड दे रखा है जिसको हम BM कहते हैं या B0 कहते हैं, कितना है? 510 नैनो टेस्ला के कैप, एंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा कितना? 60 इंटू 10 टू दी पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां प्रोपेगेट कर रही है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस में। अब सोचेंगे कैसे, सोचे कैसे? तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आपको ये बताई जाती है कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो बेटा हमेशा E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखा है एक्स एक्सिस मतलब I कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं पता है बट मुझे B पता है दैट इज K कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म J कैप है। तो यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा E0 Y देन साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, सॉरी नॉट एक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बच्चा आपका, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, डायरेक्शन कहां, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आई, तो जे क्रॉस के आई होता है, कैसे चेक करोगे, ट्रायंगल बना लो, ये आई ये जे ये के, तो जे क्रॉस के बिल्कुल आई होता है बच्चा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर के कैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, और जो मेरा वेव है बच्चा वो आई कैप होगा, इसलिए आपको यहाँ पर एक्स ही लिखना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आप जे कैप कर दोगे। अच्छा अब E0 कैसे निकालते हैं,
तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, फिर साइन ओमेगा मेरे पास में है 60 इंटू 10⁶ इंटू टी माइनस के कैसे निकालेंगे? तो k का एक फॉर्मूला है 2π/λ जिसे हम वेव वेक्टर कहते हैं, बट ये गिवन नहीं है। तो एक और फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, सो k इज इक्वल टू ओमेगा बाई v। v इज व्हाट? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओमेगा कितना है? 60 इंटू 10⁶, और ये स्पीड है यानी 3 इंटू 10⁸, यानी 20 इंटू 10⁻²। एंड देन जे कैप। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बी नोट आपका कितना दिया है बच्चों? 510 नैनो 10⁻⁹, सी आपका 3 इंटू 10⁸, एंड देन साइन सेम वैल्यू। ये आपका आंसर। चमक गया? क्लैरिटी है? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक इन्होंने अपने सॉल्यूशन में बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन ही नहीं करा है, बट आप एग्जाम में जरूर मेंशन करना बच्चों। मार्क्स ये लोग खुद ही काट लेंगे, समझ गए? और देखो दूसरी गलती यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया है, यहाँ के जेड कर दिया है, यानी इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो वेव है वो जेड डायरेक्शन में। गलत है। वेव आपका कहाँ है? वेव आपका एक्स एक्सिस में, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 510 नैनो टेस्ला के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका के कैप है, और ये आई कैप गिवन है, तो ये पक्की बात है जे कैप होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। 18वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये जेई मेंस का सवाल है। हाँ ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, बट बहुत साल पहले ना सीबीएसई के किसी पीवाईक्यूज में भी मैंने देखा है। 2017-18 का पेपर काफी अच्छा था, उस वक्त भी ये था। खैर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी ग्राफ है, तो यहाँ देखिए वी दिया है, यहाँ बच्चों आई दिया है, तो आपको वी और आई के बीच में रिलेशन आना चाहिए। क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E माइनस में आई आर। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए। अब आप इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ये जो इक्वेशन है बच्चा, y पर कौन है? देखो y पर वोल्टेज है, y पर वोल्टेज है। c माने इंटरसेक्ट, c माने इंटरसेक्ट का मतलब जैसे ये ग्राफ है ऐसे जा रहा है तो कोई इंटरसेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे गया तो इसको इंटरसेक्ट कहते हैं। तो ये मेरे लिए इंटरसेक्ट है। y एक्सिस को कितना काटा तो ये इंटरसेक्ट है, तो मेरा c सीधा सीधा e हो गया। x पर कौन है? i हो गया। x पर बेटा कौन है? i है। तो m क्या है मेरा? -r। स्लोप मेरा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो अब पहला सवाल क्या पूछा है? द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो ईएमएफ कौन है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कितना है? 6 वोल्टेज। तो फ्रॉम ग्राफ इक्वेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन E इज इक्वल टू 6 वोल्टेज। ये कितना हो गया बेटा? 6 वोल्टेज। आगे ये हो गया 6 वोल्टेज। आगे बच्चों दूसरा द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? स्लोप के बराबर है। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मैथ्स का इक्वेशन है। यानी ग्राफ ऐसे गया तो फाइनल y2 0 माइनस इनिशियल 6 अपॉन फाइनल x 12 माइनस इनिशियल x 0। बेटा ऐसे देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो द ग्राफ इज गोइंग डाउन, दिस इज 0, y1 6 x2 माइनस x1। तो ये आया माइनस में 6/12 यानी माइनस में 0.5 ओम। दैट्स इट। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बेटा आपको मार्क्स मिलेगा। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस। अगेन ये भी जेई का क्वेश्चन है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस बात बता रहा हूं कि मेंटली प्रिपेयर रही, सिर्फ थ्योरी नहीं आएगी एग्जाम में। फील्ड विथ वाटर, इसमें पानी है, और दूसरा वाला जो चार्ज है वो क्यूब में है। इसमें क्या है बच्चा? क्यूब है, और इसमें जो चार्ज है वो 2q है। प्लेस इनसाइड द क्यूब विच इज वैक्यूम्ड, इसमें वैक्यूम है। क्या कहता है? फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स, इसका रेशियो, फ्लक्स सर्कल का, सर्कल बोला है, स्फीयर का, स्फीयर का फ्लक्स अपॉन क्यूब का फ्लक्स। अब गाउस लॉ लगा दीजिए। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है? गाउस लॉ, चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप, चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट एप्सिलॉन लिखोगे आप क्योंकि मीडियम चेंज्ड है बच्चा। यहां 2q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से,
Q बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2Q। अब ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो गए। हमें रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है एकदम बिगिनिंग में ही, ई आर बराबर ई बाई ई नॉट। तो ई बराबर ई आर इंटू ई नॉट, यहां रख दीजिए। तो ई आर ई नॉट एंड देन 2Q, जो कटे बेटा काट दो, Q से Q मर गया, इससे इससे हो गया खुपच खुपच, 1/2 इंटू ई आर, एंड आई थिंक ई आर कितना दिया है 80, तो 160, 1/160। ऐसे लिखना है बच्चा आपको, बिल्कुल इसी तरीके से। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो 2 मार्क्स का सवाल है, तो उससे पहले यहां पर आप थोड़ा सा वो लिखेंगे, क्या कहते हैं उसको, डिक्टेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई बाई, ये हो गया। फिर कहता है हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डिफाइन करने का मतलब है बच्चा क्या, ये आपको एनसीईआरटी में जब मैंने पढ़ाया है, आपको बताया है बच्चों, कि जब 2 तारों के बीच का लेंथ 1 मीटर हो और किसी एक तार का लेंथ जिस पर मुझे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है 1 मीटर हो, और दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो एग्जैक्टली इसमें से फ्लो होने वाली करंट को हम 1 एम्पियर कहते हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है ये, बिल्कुल ऐसे करना है आपको। चलिए, ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ये देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर दिया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी। और पैरामैग्नेटिक वो होता है जो एक्सेप्ट कर लेता है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ये अट्रैक्ट कर लेता है। बहुत ज़्यादा मत दिखा देना, अदरवाइज वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। ये हमारे दूसरे कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, क्या कहता है मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ, कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये लिख दीजिएगा बच्चा, B डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई, सॉरी, इज इक्वल टू 0। क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। हेंस फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर इंक्लोजिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, 0 हो जाएगा बच्चा। हाउ डज द इम्पैक्ट पैरामीटर, बहुत अच्छा सवाल, हाउ डज द इम्पैक्ट पैरामीटर अफेक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय अ हैवी न्यूक्लियस। ये कहानी कहाँ आती है, रुदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चैप्टर एटम। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहां पर बच्चों अल्फा पार्टिकल की एक पोजीशन है, पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3। जब ये अल्फा पार्टिकल एकदम हेड ऑन कोलिजन करेगा तो ये 180 डिग्री पर ऐसे टर्न मार लेगा, क्योंकि जब इसको हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी थी तो ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के चला, अल्फा स्वयं पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो ये गया धमाक। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में टर्न बैक हो जाएगी, कवर हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर यहां पर कितना है, कुछ भी नहीं है। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि जैसे अल्फा पार्टिकल को यहां से भेजा तो वो यहां जाकर के थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि जो रेंज न्यूक्लियस होता है इसका रेंज थोड़ा सा होता है। तीसरा वाला बच्चा वो डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। तो अगर हम इंपैक्ट पैरामीटर की बात करें तो इट इज द वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो इंपैक्ट जो होता है हमारा, इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, ऐसे याद रखिए, इंपैक्ट पैरामीटर बिल्कुल लिखवा है बच्चों, अगर आप मेरा वीडियोस देख लेंगे वन शॉट विच इज अवेलेबल, आप प्लेलिस्ट पर जाइए तो आपको पता चल जाएगा चैनल के। इंपैक्ट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन या डेविएशन लिख दीजिए। क्या मतलब है इसका, जितना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आपका ये इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, इसको किताब में 20 से प्रेजेंट किया है, ये जितना ज्यादा, अरे भाई तुम चल नहीं रहा है, अब चालू हो जाओ। हाँ, ये जितना ज्यादा होगा डेविएशन कम होगा। तो देखो जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे तो न्यूक्लियस की रेंज खत्म हो जाएगी ना, तो कम होगा डेविएशन। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखना है वो देख लो। एक और चीज पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंपैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन। इंपैक्ट पैरामीटर इधर एग्जैक्टली हेड ऑन पे जाता है तो 0 रहता है, कुछ नहीं होता, इट इज 0। लार्जर द इंपैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल स्कैटर लेस कीपिंग द ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी, मतलब स्कैटर्ड नहीं होता, फैलता नहीं है, डेविएट नहीं होता। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, मैं आपको कैसे बोलूं, आप सोचोगे भैया आप डरा रहे हो, हर सवाल बोल रहे हो जेई नीट में, बट सच्ची में नीट का सवाल है ये। तो नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चे प्लीज
आपको बस लिखने की हैबिट डालनी है, और जो बोर्ड्स की तैयारी करें बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट ढंग से समझ के जाना। सिर्फ थ्योरी के भरोसे रहोगे तो लंका लग जाएगी। थ्योरी नहीं है, आप देख लो थ्योरी कहाँ आया, 3 4 5 मार्क्स में 20 मार्क्स 23 मार्क्स में से आ जाएंगे, बट अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो मार्क्स मिलेगा। अब ये लैम्डा वर्सेस पोटेंशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ यहां लिखना है आपको। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन एम वी। ऐसा कोई इक्वेशन जहां पर वोल्टेज आ जाए तो 2m काइनेटिक एनर्जी विच इज q इंटू वोल्टेज। अब इसको तोड़ बेटा, क्या तू इसे ऐसा तोड़ सकता है? हाँ भैया हम तोड़ सकते हैं ऐसा। अब देख ग्राफ किसका है, लैम्डा वर्सेस दिस, मतलब ये y एक्सिस पर है तो ये x एक्सिस पर है। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मेरा c तो 0 है क्योंकि यहां प्लस करके कुछ है ही नहीं। और अगर मेरा ये x है इंटू 1, ये x है, तो बचा हुआ ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप कितना हो गया, h अपॉन अंडर रूट 2m³ हो गया। और ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बच्चों, नो इंटरसेक्ट, तो सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा, दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज 1 अपॉन रूट v विद स्लोप दिस वैल्यू। ये रहा। चलिए अगला सवाल, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्राई योरसेल्फ। बहुत अच्छे से मैंने बताया है बच्चों। फुल वेव रेक्टिफायर हर साल पूछता है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट पूछेगा तो 2 डायोड का डायग्राम बनाइए और वेव फॉर्म जरूर बनाओ, और ये जरूर बताओ कि हर हाफ साइकिल पर क्या हो रहा है, एक डायोड चालू है। ठीक है, आप इसके लिए खाली सर्च बॉक्स में यूट्यूब के लिखिए, आपको बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेगी। आप बस खाली ऐसा लिख देना बेटा, सेमीकंडक्टर बाय बाबा एसएसपी वन शॉट। आपको इतनी खूबसूरत वीडियो मिलेगी कि आपको मोहब्बत हो जाएगी। मैं थ्योरी में टाइम पास नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सवाल सिखाऊंगा बच्चों। मैं अटैच भी कर दिया हूं, देखो इस तरीके से आपको लिखना है डायग्राम, इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म, ये सब ध्यान रखना बच्चा। यहाँ प्लस माइनस भी जरूर दिखा दीजिएगा, 2 डायोड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The current I1 in the wire is getting divided into 2 wires with current I2 and I3 junction in the circuit. The current in the 3 wires are related by this. क्या पूछ रहा है भाई? अच्छा ऐसा कह रहा है, स्टेटमेंट दिया, स्टेट द फंडामेंटल लॉस, किरचॉफ्स करंट लॉ। एक्सप्लेन द वैलिडेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में वैलिडेशन बताइए कि कंजर्वेशन ऑफ, देखो बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे, सर्किट में जो नेट वोल्टेज होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज के बराबर होता है। इजंट इट अ काइंड ऑफ एनर्जी, जितना यहाँ बैटरी ने दिया वो सब में डिवाइड हो गया और सबका सम करने पर नीचे के बराबर है। तो ऐसा आपको लिखना होगा, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। हाउ द बैलेंसिंग कंडीशन गेट्स अफेक्टेड इफ यू आर इंटरचेंजिंग द गैल्वेनोमीटर। ये आपने प्रैक्टिकल अगर फिजिक्स लैब में नहीं किया है बच्चा तो बहुत बेकार, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर आपके टीचर ने क्या ही पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को लगा रहा हूँ और यहाँ पर बैटरी है, सोच के देखो ये इधर आ जाए, ये ऐसे नीचे आ जाए, ये गैल्वेनोमीटर हो जाए और ये बैटरी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि अभी भी वो बीच में है और ये इस तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाओगे, यहाँ बैटरी लगाओगे, बैलेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रूफ, नो चेंज। तो डायरेक्ट लिख देना है नो चेंज। ठीक है, ये देखो ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ पूरा है, ताकि आपको पता चले कि कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल फ्रॉम न्यूक्लियाई चैप्टर। न्यूक्लियाई से बाइंडिंग एनर्जी का सवाल पूछता है, एंड बेटा ये वही कर सकता है जो एनसीईआरटी का एक बार वो वाला पेज जरूर निकाल लेना, अभी निकाल लो बच्चा। न्यूक्लियर फिजन नीट में भी काम का चीज है, एंड फ्यूजन, इसमें ना सारे इक्वेशन आपको गोखना होगा। दैट मीन्स हमारे गुजरात में गोखना बोलते हैं, यहाँ रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। जर्केनियम क्या क्या लिखा है यहाँ पे, जिरकोनियम, वो एक बार लिख लेना और उसकी बार बार घिसाई कर लेना। हाँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपको इसलिए सिखा सकता हूँ। क्या बोलता है देखिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम पर आपने न्यूट्रॉन मारा, thereby producing xenon plus zirconium along with the neutrons। तो न्यूट्रॉन है यहाँ पे। अब मुझे पहले तो इसकी बैलेंसिंग आनी चाहिए। इसके लिए बेटा केमिस्ट्री के हिसाब से मुझे प्लूटोनियम ये क्या है, जेनॉन है, और जिरकोनियम का मास नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये देखिए
94 ये, अच्छा 239 और एक 240, तो जेनॉन का इतना, इसका इतना, तो 3 बच जाएगा, 3 इंटू 1, इसको पूरा बैलेंस करना है, 94 54 50 40 कर दोगे तो इसके बराबर ही आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बना। दूसरा क्या पूछा है इसमें, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज में बेटा क्या करते हैं ना कि इसका मास माइनस में इसका मास इंटू 931, हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से। तो बस वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ये देखिए प्लूटोनियम का मास, न्यूट्रॉन का मास, माइनस में जेनॉन, जर्कीनियम एंड देन न्यूट्रॉन, सॉल्व करना है बेटा और इनटू इससे मल्टीप्लाई कर देना 931.5 से, ये आंसर आएगा। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप यही करते और आंसर माइनस होता तो उसको एब्जॉर्ब करता, वो खुद से प्रोसेस नहीं होता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हर साल आता है बच्चों, हर साल आता है। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखा है माने एफओ, भी 3 मार्क्स का सवाल चल रहा है, तो 3 मार्क्स के किसी भी सवाल में आपको सबसे पहले डेटा लिखना होगा। क्या लिखना होगा, डेटा, तो एफओ हो गया। आईपीस का लेंथ एफ ही हो गया बच्चा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यानी यूओ हो गया फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड यानी ये आपका कैपिटल डी हो गया। तो इमेज अगर बना है नियर पॉइंट पर, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 होता है मैग्निफिकेशन, एक होता है बच्चा वीओ अपॉन यूओ एंड देन डी अपॉन में एफ ई, और एक होता है वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये आप तब इस्तेमाल करते हो जब इमेज चाहिए एलडीएमडीवी पर, जो कि बोल रहा है ये एलडीएमडीवी है, जिसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन। और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं बच्चा, ये जब इमेज हमको सवाल में बोले कि इन्फिनिटी पर है, सीधा वैल्यू रखिए ना, हो जाएगा। बट भैया हमारे पास क्या क्या है, यूओ है, डी है, एफ ई है, वीओ नहीं है ना, वीओ मतलब ऑब्जेक्टिव से फोकल लेंथ, ओके। और एंगुलर मैग्निफिकेशन ही बोला है, तो आप देखिए क्या करना है, ये लेंस का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, आपके पास एफओ है, यू है, वीओ निकल जाए, ठीक है। फिर ये वाले में सीधा सीधा रख देना बेटा, आंसर आ जाएगा। और सर्किट डायग्राम बनाने को बोला है, ये टेक्स्ट बुक का आपका डायग्राम है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर गिरेगा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का जो है इमेज डिस्टेंस है। फिर यही मेरे लिए किसकी तरह काम करता है, इसके लिए यूई की तरह काम करता है, करेक्ट। और जो हमारा यूई है वही एफ ई होगा, क्यों यूई ही एफ ई क्यों होगा, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पर है। तो ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछता है। और सैंपल पेपर में ये दिया है, मैं आपको लिख करके देता हूं, आपके 2026 पेपर में ना ये पूछ लेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या पूछ लेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछ ही लेगा। और ध्यान से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस पढ़ के जाइएगा, चांसेस है बन सकता है। चलो नेक्स्ट, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव। ये आपकी थ्योरी है बच्चों, वॉच माय वीडियो लेक्चर, उसमें और इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। रिफ्लेक्शन वाला अगर प्रूफ करना है तो एक वेव फ्रंट ऐसे दिखा दो, फिर एक वेव फ्रंट ऐसे दिखा दो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहां से इस तरीके से आता है। तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे बच्चों। मैं थोड़ा रफ्तार में इसलिए चल रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना पड़े। वीडियो जरूर देखना बेटा, थ्योरी वाला मेरा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ये लो, प्रूफ ही कर दूं क्या, कर दो भैया, ठीक है। यहाँ वाले पॉइंट से जो भी वेव यहाँ टकराएगा उसने डिस्टेंस कवर किया वीटी, ये वाला भी डिस्टेंस कवर किया वीटी, ये सरफेस है बच्चा। नाम दे दीजिए ट्रायंगल का ए बी सी और फिर डी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में हम कह सकते हैं कि आपका जो वीटी है यानी कि जो साइड ए डी है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज दैट इज टेंजेंट, तो एंगल डी मस्ट बी एंगल इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री। और एक कॉमन साइड भी है, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा हटके मैंने सिंपल वे में बताया। तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो फ्रॉम एस ए एस दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ईच अदर। अगर ट्रायंगल एक दूसरे के लिए सब कुछ सेम रखता हो तो ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल सेम होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। ये वेव फ्रंट थे जो ऐसे आ रहे थे। चलिए
नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, 3 मार्क्स में ये। क्या क्वेश्चन है? इफ अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 1 कूलम एंड मास 1 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतनी, ये वेलोसिटी दे रखा है, और 0 2 0 है, मतलब x 0 है, y ये रहा, देखो ये पोजीशन आपकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है, माइनस में बोल रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द गिवन चार्ज पार्टिकल? यार देखो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बोर्ड के अंदर है। चार्ज पार्टिकल ऐसे है तो 90 डिग्री हुआ। तो जब भी 90 डिग्री होता है बेटा तो सर्कुलर ही पाथ तो बनाता है। तो पहला वाला आंसर सर्कुलर पाथ। दूसरा, एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस? कौन से पॉइंट पर ये यहाँ चला जाएगा? तो ये पूरा का पूरा रेडियस ही तो हुआ 2 सेंटीमीटर। आप सेकंड वाले में रेडियस निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? एम बी बाई क्यू बी से। वो ऑलमोस्ट नहीं, इतना ही आएगा, तो 2 सेंटीमीटर के बाद क्रॉस कर देगा। What will be the kinetic energy of particle when it will enter in the fourth quadrant? क्योंकि सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी पार्ट में वो जाए उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से पता है। चैप्टर भी आपको बता देता हूँ बच्चा, बिकॉज पूरे दिन नीट जेई पढ़ाते ही रहता हूँ मैं। ये चैप्टर 5 का सबसे लास्ट एग्जाम्पल है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। परमियाबिलिटी दे रखा है माने म्यू आर। वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फॉर द कोर, करंट आपका 1 एम्पियर है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, ये स्मॉल एन हो गया। पहला सवाल मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है आपका स्मॉल एन आई, निकल जाएगा। तो ये 2000 एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू इंटू एच, मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट म्यू आर एंड देन एच। डू वी हैव म्यू आर? यस, एवरीथिंग वी हैव। म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁻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 ⁻m इज इक्वल टू स्काई एम एच होता है। स्काई एम की जगह पर हम म्यू आर -1 कर सकते हैं। हो गया, कर दीजिए बेटा, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। सो सीधा फॉर्मूला में रखते ही मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखिए सब कुछ है, ठीक है। चलो, अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ 50 टन्स, इसमें कुछ एरर है बच्चा, मैं बता देता हूँ क्या है। नंबर ऑफ टन्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, रोटेटिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ इतना टन्स है। ओके, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड? तो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड NAB ओमेगा होता है। बेटा यहाँ पर ओमेगा मिसिंग है, और देखो सॉल्यूशन में जो सैंपल पेपर में किया, मिस्टेक कर दिया इन्होंने, यहाँ पर ओमेगा नहीं दिया है, ये गलत है, यहाँ ओमेगा रहेगा। ठीक है, तो ओमेगा गिवन होगा तो आप सीधा सीधा NAB ओमेगा रख सकते हैं। अब ये शायद आपका केस स्टडी है। When an external voltage is applied across a semiconductor, बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए। ये आपका थ्योरी है, इसको आपने एक बार रीड करा। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। क्या कहता है कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स स्टार्ट कंडक्टिंग 0.3 वोल्टेज। ये 0.3 वोल्टेज का बैरियर और 0.7 वोल्टेज का बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको 10 दोगे तो ये 0.3 खा जाएगा, काट देगा, 9.7 तक देगा, ये 9.3 तक देगा। In the following figure, if germanium diode connections are reversed, the value of V0 output voltage changes. बेटा ध्यान से देख, सबसे पहले तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये डायोड फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स है। पक्की बात सर। तो अगर ये फॉरवर्ड है तो इसमें से तो करंट पास नहीं होगी, कंफर्म है। तो ये आपका 12 माइनस इसका कितना था 0.3, 11.7 हुआ। यानी पहले जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो इतना होगा। बेटा ये बैरियर का मतलब ही होता है इतना खा जाएगा। अब जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो इसमें से तो करंट भाई पास नहीं होगी, तब ये चालू हो जाएगा। अब ये चालू होगा तो 0.7 खाएगा, तो 12 माइनस 0.7, ये कितना हुआ? ये 11.3 हो। तो आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज हुआ? तो 0.4 वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज चेंजेस 0.4 वोल्टेज। नेक्स्ट,
ये देखो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, समझ नहीं पाओगे बेटा, ध्यान रखना। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई नॉट आई डी फॉर द नेटवर्क्स। सिलिकॉन 0.7 वोल्टेज खाता है, ये 0.3 वोल्टेज खाता है, तो 12 माइनस 0.7 माइनस 0.3। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं भैया माइनस क्यों किया, तो ये आपका P है, ये N है, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। इधर जा रहे हो ना तो वोल्टेज माइनस ही कर देना है, 12 वोल्टेज माइनस माइनस, क्योंकि आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा रहे हो। तो ये इतना मेरा आउटपुट वोल्टेज है, तो 0.7 माइनस 0.3, तो ये 11 हो गया, आउटपुट वोल्टेज 11। 11 वाला आंसर एक ही है, खत्म। आई चाहिए तो वी नॉट बाई आर, तो 11 बटे रेजिस्टेंस 5.6 इंटू किलो 10⁻3, सॉल्व करो, यही आंसर। यस करेक्ट है। अगला सवाल, द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स द आइडियल डायोड। बेटा देख सकते हो कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो ये माइनस है, तो ये माइनस है। कौन सा डायोड फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, और ये रिवर्स, इसमें से करंट पास नहीं होगी, तो करंट जो है मेरा आई बराबर वोल्टेज है अपॉन में रेजिस्टेंस। ये फॉरवर्ड में होता है तो कितना रेजिस्टेंस है, मतलब वो डायोड अगर हमारा चालू है तो वो रेजिस्टेंस कुछ दे रहा है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, 50 प्लस 150, क्योंकि सर्किट में करंट यहाँ से फ्लो नहीं हुई तो यहाँ से फ्लो हुई बच्चा, तो ये आपका 100। फील आएगा आपको, मजा आ जाएगा ध्यान से सुनोगे तो। 2/100 तो 0.02। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है। बेटा फिर से ये देखो प्लस है, ये प्लस है, तो ये डायोड फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड मतलब करंट को पास करेगा, मतलब यहाँ एक प्लेन वायर है ऐसा समझो। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, तो पैरेलल में मम्मी लग गई, 10 इंटू 10 100 अपॉन 20, 5 किलो ओम। तो करंट कितना हुआ, वोल्टेज 30, 5 प्लस 10 15, यानी कि 2। अब 2 हुआ तो यहाँ से कितना आया 1, और यहाँ से भी कितना आया 1, तो इसका जो वोल्टेज है बेटा वी ए माइनस में वी बी एज पर द फॉर्मूला आई इंटू आर। करंट कितनी पास हुई 1 की, रेजिस्टेंस कितना है इतने का, तो 10 आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओ हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये उठाया है, एंड आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है। और ये जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि लाइट गिरती है, इंटेंसिटी का क्या रोल है, आपकी फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रोल है। जब तक आप वो नहीं समझे हो तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि आपको सारी बातें समझ में आए। रेडिएशन इतनी फ्रीक्वेंसी का है, इज यूज्ड एज अ इंसिडेंट रेडिएशन, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ माइक्रो एमीटर, जस्टिफाई मैथमेटिकली। यहां पर ऑलरेडी हमें दे रखा है कि प्लेटिनम पर जब ये गिरता है तो इसका वर्क फंक्शन इतना है। तो बेटा हमें सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी फाइंड कर लेनी चाहिए। 6.625 10⁻⁻34 एंड देन 3 इंटू 10⁻11। ये आंसर जूल में आएगा। 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आपका ईवी में आ जाएगा। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन्होंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया वर्क फंक्शन का। इन्होंने देखो उल्टे तरीके से करा है, मैंने एनर्जी के फॉर्म में बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो। इन्होंने क्या निकाला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले निकाल दिया फ्रॉम द गिवन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन था इतना, ईवी में था, उसको जूल में कन्वर्ट किया, एच की वैल्यू रखा तो इतना आया। अब मेरा जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है जो गिर रहा है वो 1.5 है, सॉरी वो कितना है, वो है 3 इंटू 10⁻11 बराबर। और ये कितना आया, ये है आपका 1.5 इंटू 10⁻11, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसलिए सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा, इन द गिवन डायग्राम इफ टर्मिनल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट देन हाउ विल इट अफेक्ट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। देखिए बेटा ये माइनस की तरफ जा रहा है तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कम कर रहे हो। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कम कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द पोटेंशियल, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को कम करोगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो करंट को रोकता है। अगर आप उसे ही कम कर रहे हो तो करंट का रुकना बंद हो जाएगा।
तो डिक्रीज कम करो, फोटो इलेक्ट्रिक जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द पोटेंशियल। पोटेंशियल आप जैसे से डिक्रीज करोगे तो कम होता जाएगा ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं। सॉरी हाँ बच्चों, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये मैं जितना ड्रॉप करूंगा तो यहां पर ताकत भी कम आ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज ही क्या करता है, फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को चूसता है, बाहर खींचता है। तो अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो इसकी ताकत भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कम, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो जाएगा। At some stage for a certain potential of plate A, all the emitted electrons are stopped by the plate A and the photoelectric current becomes zero। क्योंकि कम होते जा रहा है ना, तो लास्ट में वो आपका जीरो हो जाएगा, जिसे हम नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग दिस वेरिएशन इन रीडिंग। बेटा ये ग्राफ आप लोगों को अच्छे से पता है, ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। टेक्स्ट बुक का ये ग्राफ है। ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट था, और ये क्या बताता है, ये इंटेंसिटी आपका इंक्रीज हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट है। दिस इज फोटो इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे जैसे आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा होगा। गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाई जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, चलिए। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस्ड। बेटा ये डेरिवेशन है, ट्राई योरसेल्फ। नहीं तो लो, एक बार मैं बता ही देता हूँ क्या है डेरिवेशन, समझ लीजिए। सीधा फॉर्मूला मुझे याद है बट मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में जब एक स्लैब रखा जाए, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। और ये इसकी थिकनेस है, यहाँ आप देख सकते हैं टी लेस देन डी है। तो बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेट हुआ और एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेट हुआ। ये जो हवा वाला है इसको मैं वी एयर नाम दे दूं और इसको मैं वी मीडियम नाम दे दूं, तो मेरा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है वो है वी एयर प्लस वी मीडियम। बच्चा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डी। डी आपका डी माइनस टी होगा, क्यों, क्योंकि हवा वाला डिपार्टमेंट इतना है जो कि डी माइनस टी के बराबर है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में क्या होता है, ई नॉट बाई के, ओरिजिनल वाले की डिवाइड बाई के, और फिर थिकनेस टी हो गया। यहां से ई नॉट कॉमन कीजिए, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये आपका v चल रहा है। ई नॉट बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट मतलब कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। जेई नीट वाले बेटा खास ध्यान देना, आप लोग तो डेरिवेशन भूलते जा रहे हो। सिग्मा नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है बच्चों, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एंड देन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों सी वी, तो ये कट जाएगा v से v, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा। ठीक है, चलो ये लीजिए, यहाँ किया भी हुआ है तो आप इसे देख लेना, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। ये v और इसके बीच में कुछ रिलेशन वाला सवाल भी पूछा है यहाँ पे। अच्छा यहीं आ जाओ। अ कॉपर स्फीयर ऑफ कैपेसिटर इज ड्रॉप्ड इन द ओशियन। अगर आप समुद्र में लेके जाओगे तो आपने मीडियम चेंज किया और मीडियम में जाते ही सी डैश बराबर सी के होता है। जाहिर सी बात है हवा से समुद्र का के ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का अधिक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एंड देन सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज यूजिंग इंसुलेटिंग स्टिक। आपने इनके बीच में ना डिस्टेंस बढ़ा दिया, डी बढ़ा दिया, तो प्लॉट v वर्सेस d, मतलब v और d में क्या रिलेशन है बेटा, v बराबर q बाई सी, c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ना आप चार्ज छेड़ रहे हो ना तो ये छेड़ रहे हो, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा ही तो होगा, v वर्सेस d, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। m आपका स्लोप है, c आपका कांस्टेंट है, वो जीरो है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो फिर सीधा ग्राफ ऐसे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अगेन बेटा ये मुझे अच्छे से पता है, ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 8 से इंस्पायर्ड है, यानी एनसीईआरटी के सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बी प्रिपेयर।
एक चार्ज आपका 1 माइक्रोकूलम का है, दूसरा चार्ज आपका 3 माइक्रोकूलम का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए 20 मीटर का है, ये ओरिजिन पर है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों कितने अमाउंट की, 40 वोल्टेज की। ओके, यहां पर वोल्टेज आपका 0 है, यहां का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं V बराबर E इंटू डी से। जब चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एक होती है K Q1 Q2 बाई R, दूसरी होती है Q1 इंटू उस समय का वोल्टेज, उस जगह का वोल्टेज, एंड देन Q2 इंटू V। बेटा चार्ज K 9 इंटू 10⁹, Q1 आपका जो वैल्यू दिया 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस दोनों के बीच का 20 मीटर, ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 0 है, और यहाँ के वोल्टेज पर V बराबर आप ED लिखेंगे, E आपका 40 और 20 हो जाएगा। ये देखिए, सॉल्व दिस बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इफ वन चार्ज पार्टिकल इज मूव फ्रॉम ए टू सी बी और दूसरा ऐसे चलता है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। पहला सवाल, वर्क डन विल बी सेम फॉर बोथ द पाथ। ऐसे अच्छा सवाल में डायरेक्ट ही दे दिया क्या, सवाल ही दे दिया है इन्होंने। बेटा इसमें सवाल ये पूछा है कि अगर हम यहां से यहां जाएं, वर्क विल बी नीडेड, ये सवाल पूछा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर्स आर दोज नेचर्स जहां पर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हमारा धरती माता का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अब मैं इस मोबाइल फोन को उठा के ऐसे ले जाऊं इस हाइट पे, या ऐसे लेके उसी हाइट पे ले जाऊं, तो mgh, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ, तो वर्क डन सेम रहेगा। इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज द सेम वैल्यू ऑन इट सरफेस y। बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि E बराबर में होता है माइनस में डेल्टा V बाई में डेल्टा x। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बच्चों, तो डेल्टा V आपका 0 हुआ, इसलिए VF माइनस में VI बराबर 0 है, इसलिए वोल्टेज थ्रू आउट दी कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डेराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वॉच माई वीडियो बच्चा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप बस सर्च कीजिएगा ऑल डेरिवेशंस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स बाय बाबा एसएसपी। आपको 3 घंटे की वीडियो मिलेगी जिसमें पूरी फिजिक्स का डेरिवेशन है क्लास 12 का, ये उसमें दिया हुआ है बेटा। उसमें टाइम पास मैं नहीं करूंगा, बट वो वीडियो देख लेना। आप अगर पासिंग मार्क्स वाले बच्चा हो, डर रहे हो ना, तो वीडियो जरूर देख लेना, ये भी उसी में है बच्चा, इसको देख लीजिएगा। मैं न्यूमेरिकल पर चलता हूँ। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ध्यान रखना। एक अच्छा सवाल है, ये सवाल कहाँ रह गया, हाँ ये डेरिवेशन नहीं है, ये सवाल है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1.55 है। क्या कहता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 10 सेंटीमीटर। सिंपल, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, म्यू कितना है बच्चा, तो 1.55 माइनस 1 यानी 0.55, 1/r1। देखिए r1 इस तरफ है तो पॉजिटिव लेना है, और ये अपोजिट है बेटा इसलिए माइनस लेना है। अगर वर्किंग रेस इस तरफ है तो ये डायरेक्शन प्लस, अपोजिट डायरेक्शन आपका माइनस हो जाएगा, इसलिए 2/r हो जाएगा। इस इक्वेशन से बेटा आप r का इस्तेमाल करके r निकाल दीजिए, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, खत्म। और ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन था, ठीक है। डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म, मेरे वीडियो में मिल जाएगा बच्चा, फुल डेरिवेशन वीडियो के अंदर। यहां पर भी मैं देते जा रहा हूं आपको, ये पीडीएफ देते जा रहा हूं बेटा, उसी के अंदर सब कुछ है। ये दोनों डेरिवेशन है। राइट द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर आप चाहते हैं कि डेल्टा आपका मिनिमम हो जाए तो आपका आई ई के बराबर होता है, r1 आपका r2 के बराबर होता है, और a बराबर r1 प्लस में r2 होता है, यानी 2r1, r1 बराबर a/2 होता है। ये मिनिमम डेविएशन है। मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई मस्ट बी 90 डिग्री। चलिए ये डेरिवेशन सॉल्यूशन यहां कर दिया है। 33, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, मॉडिफिकेशन इन डिजाइनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर्स, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। बेटा यहाँ पर एक सवाल पूछा था कि स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो टॉर्क लगता है जिसकी वजह से ये होता है, और मॉडिफिकेशन में क्या है, तो थ्योरेटिकल ज्ञान आधारित प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। बी वाला मैं आपको करा देता हूँ। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी जी, रेंज बेटा मतलब आई जी,
उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो 5 एम्पियर में, तो आई, तो मुझे शंट लगाना पड़ेगा आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस में आई जी, खत्म। और हाउ दिस टू रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन बोथ द केसेस, तो एमीटर होगा तो शंट पैरेलल में होता है और वोल्टामीटर है तो सीरीज में होता है, ठीक है। ये बेटा याद कीजिएगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइन है, पोल्स ऑफ मैग्नेट आर मेड स्फेरिकल एंड आयरन ओर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। ये देखिए शंट का फॉर्मूला लगाया बराबर, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एन इनपुट पोटेंशियल इज गिवन 200, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज। Ideal transformer having turns in primary, this is NP and this is बच्चों NS, so we have given NP as well as NS, हमें NP और NS दे रखा है। The load circuit has a resistance, load circuit का resistance हमें दे रखा है R की वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका हो गया XL, करेक्ट। पहला सवाल, द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट, यहाँ पर आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू NS अपॉन में NP। डू वी हैव NS? सेकेंडरी में कितना है, प्राइमरी में इतना है, ये आपका 100 है तो 0.1 है, तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है बच्चा वो 0.1 इंटू इनपुट वोल्टेज है, तो 200 साइन 100 पाई टी, ये लीजिए मेरा आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल गया। दूसरा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट, इस लोड सर्किट से कितनी करंट चल रही है, मान लीजिए कि वो IM है, तो IM बराबर बेटा VM अपॉन Z। VM मतलब क्या, मैक्सिमम वोल्टेज, ये रहा, 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा 20, ओके। और Z कैसे निकालोगे, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, हो गया IM, दूसरा पार्ट इज डन। तीसरा, द पावर सप्लाई टू द लोड सर्किट, बेटा पावर सप्लाई चाहिए तो VM IM by 2 and then cos phi, how to find cos phi, cos phi is equal to R by Z, रख दो, आपके पास में R भी आपके पास में Z भी। तो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन दी ट्रांसफॉर्मर वाली कहानी, एंड यस बेटा आई थिंक इट्स डन। सो आई होप बच्चों यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्जाम में जाएंगे बेटा तो फंस जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। एंड फॉर दैट आप मेरा जो 35 आवर्स का बैच है अलॉन्ग विद द मैथ्स, मैं आपको मैथ्स का लाइव क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा अंडर माई गाइडेंस। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बेटा क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। फॉर दैट बच्चों डाउनलोड कर लीजिए SSP विद्यापीठ, और हमारा जो 35 आवर्स का बैच है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 35 घंटे, मात्र 10 दिन के अंदर आपको पूरी फिजिक्स में आपको पढ़ा दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं, सारी डिटेल वहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।